दोस्तों नमस्कार। रामश्री आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम इस समय इज़राइल और मध्य पूर्व की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं। हमने 2 पॉडकास्ट पहले ही इस पर प्रसारित करी हैं और उम्मीद है कि उनको सुनने के बाद इज़राइल के इतिहास के विषय में, मध्य पूर्व की राजनीति के विषय में आपकी जो धारणाएं हैं, जो अवधारणाएं हैं, वो स्पष्ट हो चुकी होंगी। और आज की जो पॉडकास्ट है उसमें इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे भारत और इज़राइल के संबंधों के विषय में। दोस्तों, हमें अच्छे से पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 14 मई 1948 को इज़राइल की स्थापना हुई थी। तो दोनों ही देश एक तरह से देखा जाए दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात की जो वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके बाद और 1945 के बाद जन्मे हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जन्मे हैं। एक नए बदले हुए वैश्विक राजनीतिक परिवेश में दोनों देशों का आधुनिक रूप से जन्म हुआ है। हालांकि देखा जाए तो भारत की सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है, इज़राइल भी हज़ारों साल का इतिहास स्वयं में समाहित किए हुए है। ऐसी अनेक समानताएं हैं जो दोनों देशों को सांस्कृतिक रूप से एक साथ लाके खड़ा करती हैं। भारत और इज़राइल के संबंध हालांकि हज़ारों वर्ष पुराने हैं, लेकिन जो आधुनिक विश्व की अगर हम बात करें तो ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय में शुरू होते हैं। अनेक ऐसे तत्व हैं जो दोनों देशों को समीप लाते हैं और इसमें से अगर हम बात करें तो धर्म का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। इज़राइल में यहूदी धर्मावलंबियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हिंदुज़म एंड जुडाइज़म जो है वो दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में गिने जाते हैं। दोनों संस्कृतियां हजारों सालों का समृद्ध इतिहास स्वयं में समाहित किए हुए हैं। ज्यूज़ में किंगडम ऑफ प्रीस्ट होते हैं तो हिंदुइज्म में कम्युनिटी ऑफ प्रीस्ट होते आए हैं। दोनों समुदाय के लोग प्रकृति को बहुत अधिक महत्व देते हैं। अनेक नियम हैं जो निजी और सार्वजनिक आचरण को विनियमित करते हैं, भारत में भी और इज़राइल में भी। और ये नियम और उपनियम धार्मिक ग्रंथों में स्पष्टतः वर्णित हैं और सैकड़ों सालों से यहाँ के लोगों का जीवन के को लेकर मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके निजी जीवन में और उनकी पब्लिक लाइफ में भी। हलाखा ज्यूज़ के लिए और धर्म जो है वो हिंदूज़ के लिए जो है वो आचरण के नियमों का उल्लेख करता है। भारत में अगर देखा जाए तो ज्यूज़ 2000 सालों से रहते आए हैं और यहाँ पर उन्हें कभी किसी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा। हज़ारों साल पहले जब ज्यूज़ ने अपने स्थान को, अपने मूल स्थान को छोड़ा था तो वे यत्र तत्र बिखर गए थे, अनेक देशों में गए थे। उनकी ही एक शाखा भारत की ओर भी आई थी, भारत आई थी और यहाँ पर वो तब से रहते आए हैं। हमने पहले की पॉडकास्ट में सुना कि किस तरीके से यहूदियों के साथ यूरोप में और दुनिया के तमाम ममालिक में जो भेदभाव हुआ था, वैसी स्थिति भारत में नहीं कभी देखने में आई। भारत की महान सभ्यता और संस्कृति ने यहूदी धर्मावलंबियों को वही सम्मान और स्थान दिया जो भारत अन्य विचारों के साथ करता आया है। तो इसमें भारत की महान संस्कृति की झलक दिखाई देती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो भारत और इज़राइल सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से काफ़ी करीब रहे हैं और ये ऐसी बातें हैं जो दोनों देशों को एक साथ लाती हैं। लेकिन समझना ये होगा कि क्या दोनों देश अपने जन्म के पश्चात प्रगाढ़ संबंध बनाए हुए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो परिस्थितियां थीं, जो राजनीतिक परिस्थितियां थीं दोनों देशों के जन्म के समय की, उसके बाद के समय की, इन परिस्थितियों ने, इन हालातों ने दोनों देशों के संबंधों को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है।
और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि 19वीं जो सदी है उसकी उस दौर से संबंध रखती है जहाँ पर रूस और सेंट्रल यूरोप में, केंद्रीय यूरोप में एंटीसेमिटिज्म या यहूदी विरोधी भावनाएं अपने उस समय चरम पर थीं और इसी कारण ज्यूज इन इलाकों से फ़िलिस्तीन की ओर भागने को विवश हुए और उनके प्रयासों से इज़राइल राज्य की स्थापना हुई। लेकिन इज़राइल राज्य की स्थापना ही पर्याप्त नहीं थी। भारत के लिए जो ज़रूरी था, भारत के जो तत्कालीन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी था, भारत ने वही किया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के जो आधुनिक नेता हैं, भारत के आधुनिक जो महत्वपूर्ण विभूतियाँ रही हैं, उनमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। तो दोनों ही इन महान व्यक्तियों के, महान भारतीयों के हम विचारों की संक्षेप में समीक्षा करेंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि आधुनिक जो भारत है और नए इज़राइल की जो स्थापना हुई थी उसमें भारत ने इस स्थिति को किस प्रकार लिया था। भारत के जो निर्माता हैं, आधुनिक भारत के निर्माता हैं, वो इज़राइल को कैसे ले रहे थे और वो किस तरह के ताल्लुकात इज़राइल के साथ चाहते थे। तो इस पॉडकास्ट में हम इसका दार्शनिक आधार खोजेंगे, इज़राइल और भारत के संबंधों का दार्शनिक आधार खोजेंगे, सैद्धांतिक आधार खोजने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत ने जहां एक ओर इज़राइल के साथ अच्छे संबंध बनाए, वहीं दूसरी ओर भारत के संबंध मध्य पूर्व के अन्य देशों से भी बहुत अच्छे रहे हैं और यह संतुलन भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की ओर भी इशारा करता है। भारत ने जहां एक ओर इज़राइल के साथ मित्रवत संबंधों की दिशा में अपने कदम बढ़ाए, वहीं भारत ने फ़िलिस्तीन के विषय के प्रति भी अपनी संवेदनाएं समय समय पर स्पष्ट की। हम दोनों पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के विचारों से। आपको बताता चलूं कि 1938 में जो सीमांत प्रांत या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस था, जो कि इस समय पाकिस्तान में है और जिसको हम इस समय खैबर पख्तूनख्वा नाम से जानते हैं, गांधी जी 1938 में इसी भूमि से वापस आए थे और इसके लौटते ही 1938 में गांधी जी ने अपने समाचार पत्र में एक लेख लिखा था, ईसाइयत के अछूत या अनटचेबल्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। और इसमें गांधी जी लिखते हैं कि मेरी संपूर्ण सहानुभूति यहूदियों के लिए है। जब से मैं दक्षिण अफ्रीका में था तब से यहूदियों को अत्यंत समीप से जानता रहा हूँ। इन्हीं में से ऐसे अनेक यहूदी हैं जो लंबे समय से मेरे मित्र रहे हैं और इन्हीं यहूदी मित्रों से मैंने यहूदियों के साथ हुए, उनके समुदाय के साथ हुए अत्याचार के बारे में जाना। ये बेचारे ईसाई समुदाय के अस्पृश्य बना दिए गए हैं ईसाई समुदाय के लिए और इनके साथ अनटचेबल सा व्यवहार यूरोप में होता रहा है। गांधी जी कहते हैं कि मेरी मित्रता निस्संदेह यहूदियों से है, उनके साथ मेरी सहानुभूति है। इसके कई गंभीर कारण हैं, लेकिन इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मैं न्याय की उपेक्षा करूं। यही कारण है कि मुझे यहूदियों के स्वयं के राज्य का आधार तार्किक बिल्कुल नहीं लगता। बाइबल के आधार पर फ़िलिस्तीन में अपने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना उचित नहीं कही जा सकती है। इससे बेहतर इस समस्या का कोई अन्य समाधान खोजना होगा और मेरी नज़र में यह समाधान वही है कि जहाँ पर यहूदी जन्मे हैं वे उस भूमि को ही अपनी मातृभूमि मदरलैंड के तौर पर स्वीकार करें। गांधी जी कहते हैं कि फ़लस्तीन ठीक उसी तरह अरबों की भूमि है जैसे फ्रांस फ्रांसीसियों की है या इंग्लैंड अंग्रेज़ों की। यहूदियों को अरबों पर जबरन थोपा जाना न्याय संगत बिल्कुल नहीं कहा जा सकता।
महात्मा गांधी हिटलर की भी आलोचना करते हैं इस लेख में, और वो कहते हैं कि केवल धर्म के नाम पर सभी मर्यादाएं, संवेदनाएं तोड़ देना उचित नहीं है। और हिटलर ने यहूदियों के साथ जो अत्याचार किए हैं वो निश्चित तौर पर अमानवीय हैं। और हिटलर ने जो क्रूर कार्य किया है वो इतिहास में अन्यत्र दुर्लभ है, असंभव है। ये जो नग्न हिंसा है ये क्रूर तो है ही, और दुनिया भर के तमाम संवेदनशील लोगों को भयभीत करने वाली है। महात्मा गांधी एक और बात इसमें जोड़ते हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं यहूदी होता तो अपने अन्य जर्मन नागरिक बंधुओं से बिल्कुल भी किंचित मात्र भी भयभीत ना होता। मैं उनसे यही कहता कि वे जो चाहे मेरे साथ करें, मगर मैं किसी भी मूल्य पर जर्मनी की भूमि त्याग कर अन्यत्र नहीं जाने वाला। तो गांधी जी के विचारों को अगर हम देखें तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि गांधी जी एक संवेदनशील व्यक्ति थे। अहिंसा के प्रति जो है गांधी जी का लगाव था, अहिंसा उनका सिद्धांत थी, उनके विचारों में अहिंसा का स्पष्ट असर दिखाई देता है। तो हिटलर ने यहूदियों के साथ या यूरोप के अन्य देशों ने यहूदियों के साथ जो अत्याचार किया, जो अमानवीय व्यवहार किया, जो क्रूर व्यवहार किया, जो पाशविकता ज्यूज ने भुगती, जो भोगी उन्होंने कठिनाइयाँ, गांधी जी निश्चित रूप से अत्यंत दुखी थे। उन्होंने यहूदियों की पीड़ा का अनुभव किया था और एक मानवतावादी चिंतक होने के नाते गांधी जी यहूदियों से इस आधार पर सहानुभूति रखते थे। लेकिन एक बात हमें और समझ लेनी चाहिए कि गांधी जी का एक और भी मत था। एक तरफ जहां गांधी जी यहूदियों के प्रति सहानुभूति रखते थे, उनकी पीड़ा को महसूस करते थे, शिद्दत से महसूस करते थे, वहीं दूसरी ओर गांधी जी नए इज़राइल राज्य की स्थापना को ठीक नहीं मानते थे, वो उसे अनुचित मानते थे। और उनका मानना था, उनका कहना था कि अरबों पर इज़राइल जैसे राज्य का थोपा जाना ठीक नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। तो यहाँ पर गांधी जी की राय हमें स्पष्ट तौर पर पता चलती है कि वो यहूदियों के दर्द को बांटने को तैयार थे, उनके साथ खड़े हुए थे उनकी मुश्किल घड़ी में। लेकिन वो इस बात में को लेकर कि इज़राइल जैसे राज्य की स्थापना हो, कदापि स्वीकार गांधी जी नहीं करते थे। और वो यहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ भी हमें खड़े दिखाई देते हैं। गांधी जी के विचारों से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात से ही, उसमें गांधी जी के विचारों का स्पष्ट असर दिखाई देता है। मध्य पूर्व में अगर हम देखें 1950 और इसके पश्चात के वर्षों में भारत ने जो अपनी विदेश नीति तय की, उसमें गांधी जी का साफ असर दिखाई देता है कि भारत ने इज़राइल के साथ एक अच्छे ताल्लुकात, मित्रवत संबंध तो बनाए, लेकिन भारत का झुकाव फ़लस्तीन की तरफ अधिक दिखाई देता है। शुरुआती दशकों में तो बिल्कुल ज़्यादा दिखाई देता है। और ये कोरा आदर्शवाद नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक आवश्यकता भी थी। और प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही अपनी विदेश नीति तय करता है। तो गांधी जी के विचारों से भारत की विदेश नीति के निर्माण में सहायता मिली इज़राइल और फ़लस्तीन को लेकर। और ये हम पूरे 1950 के बाद के समय में लगातार देखते आए हैं। हमने गांधी जी के विचारों को समझ लिया है, तो हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को भी समझना चाहिए, क्योंकि आधुनिक भारत के जो वास्तुकार हैं, खासतौर पर विदेश नीति के, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या मत था इज़राइल को लेकर, फ़लस्तीन को लेकर, मध्य पूर्व को लेकर, उनके विचारों को हम समझ लेंगे तो हमें आसानी होगी और आगे इस विषय को समझते रहने में।
पंडित नेहरू की अगर बात की जाए तो गांधी जी की तरह ही, गांधी जी की लाइन पर पंडित नेहरू भी सोच रहे थे और वो फिलिस्तीन के प्रति उनका झुकाव था, वो फिलिस्तीन के प्रति झुके हुए थे। इजराइल के साथ उचित दूरी पंडित नेहरू ने बना के रखी थी। तो देखा जाए कि पंडित नेहरू ने लगातार इजराइल से एक उचित दूरी, औपचारिक दूरी बनाकर रखी। लेकिन भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत की इजराइल से दूरी रही हो, लेकिन वहाँ के अर्थात इजराइल के जो पहले सर्वप्रथम प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन थे, वो नेहरू को पसंद करते थे। ये बात बड़ी विरोधाभासी लगती है कि जिस देश इजराइल की स्थापना होती है और उसको बेहद ज़रूरत होती है, सख्त ज़रूरत होती है कि एक भारत जैसा बड़ा लोकतांत्रिक देश इजराइल के साथ खड़ा हो, भारत इससे मना कर देता है। भारत का जो नेतृत्व है, पंडित जवाहरलाल नेहरू दूरी बना के रखते हैं इजराइल से। इसके बावजूद भी बेन गुरियन नेहरू को पसंद करते थे। यह वास्तव में अचरज करने वाली बात तो है ही। कम से कम राजनयिक के इतिहास में तो इसे अनोखी सोच कहा जाना चाहिए। किंतु अनेक सुदृढ़ कारण हैं, मजबूत कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। बेन गुरियन रूस से फलस्तीन आए थे। वो समाजवादी विचारों से बेहद प्रभावित थे, प्रेरित थे। नेहरू जी के लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद की ओर झुके हुए जो विचार थे, बेन गुरियन को निश्चित तौर पर आकर्षित करते थे। बात 1963 की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ने डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया था। जब डेविड बेन गुरियन को लोकतंत्र पर उनके अपने विचार रखने के लिए इस अवसर पर आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने कहा था, डेमोक्रेसी इन इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मार्वल्स ऑफ आवर टाइम्स. Undoubtedly, this has been largely due to the personality of Pandit Jawaharlal Nehru. So here, David Ben Gurion credits Pandit Jawaharlal Nehru for India being a democratic and secular state, a very popular democratic state even at that time. हालांकि भारत और इजराइल के संबंध, अगर हम राजनयिक संबंधों की बात करें तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पंडित नेहरू ने एक दूरी इजराइल से ज़रूर बना के रखी थी। इसके अनेक कारणों में से दो कारण थे। पहला ये कि भारत के जो इमीडिएट नेशनल इंटरेस्ट था, वो अपेक्षा करता था कि भारत इजराइल से उचित दूरी बना के रखे। भारत के हित में यही था कि भारत इजराइल से एक निश्चित दूरी ज़रूर बना के रखे। दूसरा जो कारण था वो ये था कि इजराइल जो पैलेस्टाइन या इजराइल फिलिस्तीन का जो विवाद था, वो हल होने की दिशा में बढ़ने के स्थान पर और गहराता जा रहा था। हालांकि मार्च 1952 में पंडित नेहरू, जो कि न केवल देश के प्रधानमंत्री थे बल्कि वह देश के विदेश मंत्रालय को भी संभाल रहे थे, उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि इजराइल के साथ संबंधों को बेहतर किया जाए। इसमें तेल अवीव में एक रेजिडेंट मिशन की स्थापना की बात भी शामिल थी, लेकिन वित्तीय कारणों के चलते, फाइनेंशियल रीजंस के, डिफ़िकल्टीज़ के चलते ये बात अमल में नहीं आ सकी, क्योंकि 1951 के प्रथम जनरल इलेक्शंस के पश्चात अनेक कठिनाइयाँ थीं। इसके बाद 1956 में ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल तीनों ने मिलकर स्वेज कैनाल के विवाद के चलते इजिप्ट पर हमला भी कर दिया था। इसके अतिरिक्त विभाजन से उपजी अनेक समस्याएं भी थीं। हैदराबाद और कश्मीर के विषय को पाकिस्तान धार्मिक रूप से अरब देशों और दुनिया के सामने पेश कर रहा था। ऐसे में भारत के हित में यही उचित था कि वो अरबों को स्पष्ट संदेश दे कि वो अपने उच्च आदर्शों के आधार पर न्याय को देखता है, ना कि किसी पूर्वाग्रह पर। हिंदुस्तान की ख्वाहिश थी कि तमाम अरब ममालिक कश्मीर पर भारतीय रुख के साथ आएं, भारत का समर्थन करें। हाँ, यह ज़रूर है कि पंडित नेहरू के द्वारा मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाने से इस तरह के समर्थन की और अधिक ज़रूरत महसूस होने लगी थी। हालांकि जेबी कृपलानी इस मत से असहमत थे। उन्होंने एक जगह कहा था, आई पर्सनली मेट
Mr. David Ben Gurion at his ashram. Ashram here refers to Kibbutz Sde Boker, the place where Gurion stayed. I know the interest, G.B. Kriplani continues to say, I know the interest that he took in our ancient wisdom. I have already spoken in Parliament that we should have close relations with Israel, but our government is afraid of the Arab countries, though they don't help us anyway. So once again, I repeat the words of J.B. Kriplani, who says, I personally met Mr. David Ben Gurion at his ashram or his residence. I know the interest that he took in our ancient wisdom. I have already spoken in Parliament that we should have close relations with Israel. But our government is afraid of the Arab countries, though they don't help us anyway. तो J.B. कृपलानी साहब जो हैं वो पंडित नेहरू के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी राय बिल्कुल अलग है और उनका मानना था कि भारत को इज़राइल के साथ बेहतर ताल्लुकात रखने चाहिए, वो भी उस समय जबकि उस समय जो प्रधानमंत्री थे इज़राइल के डेविड बेन गुरियन, कृपलानी जी उनसे खुद मिले थे उनके आवास पर, जिसको आश्रम कहकर संबोधित करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बातचीत की थी, तो कृपलानी इस निष्कर्ष पर आते हैं कि डेविड गुरियन जो हैं वो भारत की जो प्राचीन बौद्धिकता है उस पर बेहद यकीन रखते थे। और जहाँ तक अरबों की बात है तो भारत निश्चित रूप से अरबों के समर्थन की राह देख रहा था, लेकिन उन्होंने समर्थन किया नहीं कभी भारत की समस्याओं को लेकर। तो ऐसे में निडर होकर भारत को इजराइल से बेहतर ताल्लुकात की दिशा में आगे बढ़ जाना चाहिए, ये J.B. कृपलानी का मत था, जो पंडित नेहरू के मत से इत्तेफाक नहीं रखता, उनसे सहमत नहीं प्रतीत होता। और J.B. कृपलानी जी ने जो ये बात है 1966 में कही थी, एक सीमा तक कृपलानी सही भी थे, क्योंकि अरब देश भारत के रुख के प्रति न तो उत्साहित थे, और अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के मुद्दे की बात करें, जिसका की जिक्र मैंने पहले किया है, अरब देश अपने पूर्वाग्रहों से ग्रस्त थे। इसके अतिरिक्त नेहरू का जो प्रो पैलेस्टीनियन रवैया इस बात से भी प्रेरित था कि भारत को खनिज तेल की आपूर्ति भी मध्यपूर्व से हो रही थी। नए भारत के निर्माण में इस ऊर्जा का अहम रोल था। नेहरू के मन में तीसरी दुनिया का नायक बनने का भी ख्वाब था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। वो चाहते थे कि भारत तीसरी दुनिया के देशों को रचनात्मक दिशा दे। फलस्तीन के साथ होकर नेहरू इस संदर्भ में मजबूत संदेश दे रहे थे। इसके बावजूद भी बेन गुरियन नेहरू का बहुत अधिक सम्मान करते थे, वो उन्हें बहुत अधिक महत्व देते थे। मैंने पहले ही जिक्र किया है कि कैसे जब लोकतंत्र का जिक्र हुआ दुनिया के एक बड़े मंच पर, तो उन्होंने नेहरू का उल्लेख किया था, और वही नेहरू इजराइल से दूरी बनाए हुए थे। वो प्रायः नेहरू के व्यक्तित्व की प्रशंसा करते थे। डेविड बेन गुरियन, जब इजराइल को पता चला कि मिस्र के राष्ट्रपति नासिर सोवियत संघ से हथियार प्राप्त कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल वो इजराइल के खिलाफ भी कर सकते हैं, तो उनको उस समय नेहरू जी की याद आई थी। डेविड बेन गुरियन ने नेहरू जी को स्मरण किया। इस स्थिति से निपटने के लिए उनको लगा कि नेहरू उनके मददगार साबित हो सकते हैं, और नेहरू जी से मध्यस्थता का भी आग्रह किया कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का, अपने व्यक्तित्व का यहाँ इस्तेमाल करें और नासिर को समझाएं कि ये सब ठीक नहीं है, सोवियत संघ से हथियार न लें, इजराइल की सुरक्षा के लिए चुनौतियां न पेश करें। क्योंकि डेविड बेन गुरियन बहुत अच्छे से जानते थे कि पंडित नेहरू नासिर साहब के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। एक बार डेविड बेन गुरियन ने मई 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से भी एक बात कही थी। वो कहते हैं, इट इज नॉट फॉर मी टू जज हिम, ही इज अ ग्रेट मैन, आई एडमायर हिम, देयर इज डेमोक्रेसी इन इंडिया, इट्स द ओनली कंट्री इन एशिया which is democratic except Japan. If Nehru goes, I'm not sure what will happen, but now it has democracy. बहुत चिंतित थे डेविड गुरियन कि अगर नेहरू सत्ता में नहीं रहे, नेहरू प्रभाव में नहीं रहे,
तो इससे लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो भारत के लोकतंत्र को डेविड बेन गुरियन बेहद पसंद करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों से वो काफी प्रभावित थे। तो जब से भारत और इजराइल के मध्य 1992 से सामान्य रूप से संबंध स्थापित हुए हैं, होमलैंड सिक्योरिटी, डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग में दोनों देशों के दरमियान संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। हालांकि सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई विशद चर्चा नहीं हुई है। आतंकवाद को लेकर चिंताएं साझा होती रही हैं। तो इजराइल भारत में एक नए और मजबूत बाजार की खोज में भी रहा है और भारत की इच्छा बेहतर प्रौद्योगिकी में इजराइल के साथ साझेदारी की रही है। ये स्थिति तब हुई जब 1992 में पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। 1948 से लेकर 1992 तक भारत और इजराइल के बीच स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से राजनयिक संबंधों की स्थापना नहीं हो सकी थी। हालांकि भारत और इजराइल के संबंध अनौपचारिक रूप से मजबूत रहे हैं और कई ऐसे मौके आए हैं जब इजराइल ने भारत की कठिन स्थितियों में मदद भी की है। इजराइल भारत के साथ खड़ा रहा है, लेकिन भारत कभी भी खुलकर इस बात को स्वीकार नहीं करता रहा है कि उसके इजराइल के साथ इतने मजबूत ताल्लुकात हैं। तो औपचारिक रूप से 1950 से 1992 तक संबंध नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी अनौपचारिक तौर पर दोनों देशों के बीच काफी सहयोग रहा है। 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है, दुनिया बदलती है, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था अस्तित्व में आती है, अमेरिका का प्रभाव दुनिया में बढ़ जाता है। अमेरिका का जो प्रतिद्वंदी था सोवियत संघ अस्तित्व में नहीं था। तो अमेरिका का जब प्रभाव बढ़ा और बदले इस राजनीतिक, इस आर्थिक परिवेश में भारत को लगा कि भारत को खुलकर इजराइल के साथ संबंधों की स्थापना कर लेनी चाहिए और 1992 में इस तरह की स्थिति रही। और जब 1992 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए तो और अधिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और इजराइल दोनों ने प्रयास करने शुरू किए। 1990 की शुरुआत में इजराइल भारत में रक्षा सामग्री आपूर्तिकर्ता के एक प्रमुख देशों की सूची में शामिल नहीं था अगर बात की जाए। लेकिन 2005 से जैसे जैसे समय 90 से आगे बढ़ता है, दोनों देशों के ताल्लुकात में भी बढ़ोतरी होती है, बेहतरी होती है। 2005 से 2014 के मध्य रूस, अमेरिका और के पश्चात इजराइल ने तीसरा स्थान प्राप्त कर लिया था, जो कि भारत को रक्षा सामग्री की आपूर्ति करता है। भारत को कुल रक्षा आपूर्ति में इजराइल का जो हिस्सा था इस दौरान वो 7% या 7% था। इजराइल के संबंध में भले ही रक्षा साझेदारी पर पब्लिकली बहुत कुछ ना कहा जाता रहा हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, इजराइल भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार उस दौर में भी रहा है जब भारत और उसके दरमियान औपचारिक ताल्लुकात नहीं स्थापित हुए थे। 1965, 1971 की जो बड़ी लड़ाइयाँ हुई भारत और पाकिस्तान के साथ, और 1999 में भी जो संक्षिप्त युद्ध हुआ कारगिल में, पाकिस्तान ने जो कारगिल और बटालिक सेक्टर में जो पाकिस्तान ने जो अतिक्रमण किया था भारत की सीमाओं का, भारत के क्षेत्र का, वहाँ उस समय उस कठिन स्थिति में इजराइल से सैन्य सहायता प्राप्त हुई थी। इस दौर में रक्षा के अतिरिक्त भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें भारत इजराइल सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। इसमें कृषि, जल प्रबंधन, शोध और अन्य ऐसे ही कई क्षेत्र शामिल हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने व्यापक सहयोग किया है। शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग करते रहे हैं। इजराइल के साथ जब पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना हो गई 1992 में, तो उस समय भारत में जो पामुलपति वेंकट नरसिम्हा राव या पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और ये कांग्रेस की सरकार थी। 2004 से 2014 के मध्य यूपीए सरकार के समय दोनों देशों के संबंध में और प्रगाढ़ता आई। हालांकि इस दौरान हाई प्रोफाइल विजिट्स नहीं हुई, जबकि दोनों देशों में संबंध लगातार बढ़ते रहे। ये भी कहा जाता है कि 2006 में तत्कालीन रक्षा मंत्री की इजराइल यात्रा इसलिए निरस्त हो गई थी क्योंकि इजराइल गजा में
ऑपरेशंस जारी रखे हुए था और उसके बाद लेबनान के साथ संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी। एरियल शरोन जो कि इजरायली पीएम थे, भारत की यात्रा पर साल 2003 में आए थे। इन संबंधों पर एक बार इजरायली राजदूत ने टिप्पणी की थी कि ये संबंध हेल्ड अंडर कारपेट हैं। उनका ये कहने का मतलब था कि भारत और इजरायल के संबंध तो बेहद दोस्ताना हैं, बहुत ही मधुर हैं, लेकिन भारत इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करता है। इन हिज वर्ड्स, इंडिया हैज ट्रीटेड इजरायल एज मिस्ट्रेस, हैप्पी टू एंगेज इंटीमेटली इन प्राइवेट बट हेजिटेंट टू एक्नॉलेज पब्लिकली। ये इजरायल के राजदूत के शब्द थे। जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार दिल्ली में आई तो उम्मीद की जा रही थी कि अब दोनों देशों में व्यापक संबंधों की दिशा में प्रयास होंगे। 1998 से 2004 के मध्य जब बीजेपी के नेतृत्व में कोएलिशन गवर्नमेंट थी तो संबंध बहुत अधिक बेहतर नहीं हो पाए थे। उस समय के हालात ऐसे थे, देश के राजनीतिक हालात और वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियां। 1998 के बीजेपी के मैनिफेस्टो में इजरायल का उल्लेख था कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए इजरायल और अरब देशों से संबंधों को और प्रगाढ़ करेगा। 2008 में बीजेपी के नेता एल.के. आडवाणी ने लोकसभा में कहा था, पैलेस्टाइन मस्ट गेट इंडिपेंडेंट स्टेटहुड एंड एट द सेम टाइम इजरायल्स राइट टू exist must be unequivocally recognized by all its neighbors. Those who say that Israel should be wiped off the map of the world are a threat to regional and the world peace, even though their voice emanates from within Asia itself. तो बीजेपी के एक मजबूत नेता उस समय एल.के. आडवाणी जी ने लोकसभा में स्पष्ट किया था कि फिलिस्तीन को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और हम इसका समर्थन करेंगे, लेकिन इजरायल के अस्तित्व को समाप्त करने, खत्म करने की बात करने वाले लोग न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक शांति के लिए बड़ा खतरा है। ऐसी बात एल.के. आडवाणी ने कही थी। तो एक बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो पार्टी लाइन पर नहीं आधारित होती है। थोड़ा बहुत असर हो सकता है प्राथमिकताओं में, लेकिन उसका जो सबसे मूल लक्ष्य होता है वो है राष्ट्रीय हित। कांग्रेस के समय जब कांग्रेस के नेतृत्व में 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव की सरकार थी, तब इजरायल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई। 1947 के बाद जब पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय भारत ने इजरायल के साथ संबंधों को अनौपचारिक रूप से तो बेहतर किया, लेकिन औपचारिक रूप से उचित दूरी बना के रखी। हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों में ये बात स्पष्ट नजर आती है। लेकिन जब बीजेपी का उभार हुआ 90 के दशक में, तो बीजेपी के जो बड़े नेता थे वे स्पष्ट तौर पर इजरायल के साथ बेहतर संबंधों की वकालत करते हुए नजर आए। तो हमने अभी लाल कृष्ण आडवाणी जी के संसद में कही गई जो बात है उसको समझा। इससे साफ जाहिर होता है कि चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सत्ता में कोई भी दल हो, भारत ने इजरायल और मध्यपूर्व के अन्य देशों के साथ जो संबंध स्थापित किए उसमें राष्ट्रीय हित ही केंद्रीय तत्व था। 2009 में भी बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इजरायल के साथ बेहतर संबंधों का उल्लेख किया था। 2012 में जब नितिन गडकरी ने इजरायल की यात्रा की तो उन्होंने कहा कि मैं अभी हाल ही में इजरायल की यात्रा से लौटा हूँ। ये एक छोटा सा देश है जिसकी कुल आबादी मुंबई की जनसंख्या से भी कम है। साथ ही साथ यहाँ जल और ऊर्जा संसाधनों की कमी है। अपने पड़ोसियों से यह देश लगातार अपनी सुरक्षा के प्रति चुनौतियाँ प्राप्त करता रहा है। इन सब के उपरांत भी इस देश के लोगों ने अथक प्रयासों के द्वारा शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की हैं। वास्तव में इन लोगों ने इजरायल को विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में शिखर पर पहुंचा दिया है। हमें भी ऐसी ही राष्ट्रवादी सोच से प्रेरित समझ की ज़रूरत है। एक ऐसी समझ की ज़रूरत है जो राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित हो, जैसा कि इजरायल में है।
इससे भारत अपनी समस्याओं का हल खोज सकेगा, उन्नति के नए शिखरों पर पहुंच सकेगा। ऐसा नितिन गडकरी जी ने जब वो इजराइल की यात्रा करके आए तो उन्होंने बात कही। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तभी इजराइल की उपलब्धियों की प्रशंसा करते थे। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में इजराइल का सहयोग भी होता रहा है, खासतौर पर डेयरी, सिंचाई और उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी की दिशा में। एक ऐसे समय जब मोदी को लेकर पश्चिम में पूर्वाग्रह थे, तमाम तरीके के इजराइल में उन्हें पसंद किया जाता था। अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने जो बहुत बाद में कर रहे थे, इजराइल काफ़ी पहले से ही ऐसा करता आया है। इजरायली राजदूत और वाणिज्य दूत इस दिशा में प्रयासरत रहे कि उनके देश के संबंध भारत के साथ बेहतर हों। इस तरह से मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो इजराइल में इस घटनाक्रम का जोरदार स्वागत हुआ। मोदी के भारत के प्रधानमंत्री पद को संभालने पर इजराइल के न सिर्फ नेतृत्व ने, राजनीतिक नेतृत्व ने, बल्कि वहाँ के आम जनमानस ने इस का जोरदार स्वागत किया। 2014 की गर्मियों में गजा संकट पर मोदी सरकार के रुख से इजराइल में थोड़ी सी निराशा लेकिन ज़रूर इसके बाद पैदा हुई, क्योंकि भारत ने एक संतुलित दृष्टिकोण का परिचय दिया था। वही संतुलित दृष्टिकोण जो इजराइल की स्थापना से भारत अख्तियार किए हुए था। इस भारत का ये दृष्टिकोण था कि एक संतुलन बना के भारत रखे इजराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे पर, जबकि इजरायली कम से कम मोदी जी से ऐसी अपेक्षा रख रहे थे कि इजराइल की तरफ उनका गंभीर झुकाव होगा। इतना ही नहीं, भारत ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए UNHRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के रेजोल्यूशन में इसी समय इजराइल के खिलाफ मतदान किया। तो इजराइल ही नहीं बल्कि भारत में भी अनेक लोगों का यही मत था कि इससे बेहतर तो ये होता कि भारत इससे एब्सटेन हो जाता। ऐसा कई हलकों में ये माना गया। लेकिन इसके बाद इजराइल के प्रति भारत के रुख में धीरे धीरे करके परिवर्तन आता गया। 2014 के संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के इजलास या सत्र या सेशन की पृष्ठभूमि में मोदी नेतन्याहू से मिले। तब भारत और इजराइल के दरमियान संबंधों में गर्मजोशी तब से बढ़ी है। इसी के साथ प्रणब मुखर्जी देश के पहले राष्ट्रपति बने जिन्होंने इजराइल की यात्रा की। एक बार नई दिल्ली में इजराइल के राजदूत ने कहा था कि अब भारत इजराइल के संबंध शानदार हो गए हैं। ही यूज्ड द टर्म हाई विजिबिलिटी टू स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। इजराइल के राजदूत ने नई दिल्ली में हाई विजिबिलिटी शब्द का प्रयोग किया था भारत और इजराइल के संबंधों में सुधार को बताने के लिए। रक्षा के क्षेत्र में दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकातों में बेहतरीन इजाफा देखने को मिला है। नेवी के लिए स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल्स और बराक मिसाइल्स के लिए भारत ने इजराइल से समझौता किया है। इसके अलावा दोनों देश संयुक्त रूप से बराक 8 मिसाइल सिस्टम डेवलप करेंगे। इसके अलावा भारत और इजराइल की जो कंपनी है वो संयुक्त उद्यम के तौर पर हल्के हथियारों का भी उत्पादन करेगी। एक बात और समझनी ज़रूरी है कि भारत का रुख भले ही इजराइल के प्रति मजबूत दोस्ती के पक्ष में मुड़ा हो, पर इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि भारत फिलिस्तीन के प्रति नकारात्मक होता गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग मोदीज एरा डजंट डिम्यू from referring to the state of Palestine rather than the Palestinian Authority। भारत के विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की यात्रा पर फिलिस्तीन और इजराइल के लिए अलग अलग प्रेस रिलीज जारी की थी। भारत गणराज्य के राष्ट्रपति पहले ऐसे फॉरेन हेड ऑफ स्टेट हुए थे हु स्टेड ओवरनाइट एट रामल्ला। मोदी स्वयं भी कई मौक़ों पर महमूद अब्बास से मिले हैं। ध्यान रखें कि महमूद अब्बास को भारत प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कहता है। निश्चित तौर पर यह बात माननी होगी कि भारत में भाजपा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2014 में इजराइल में और भारत में और दुनिया के तमाम देशों में ये अपेक्षाएं बढ़ी हैं कि मोदी जो हैं वो भारत के इजराइल के साथ जो संबंध हैं उसको और मजबूत करेंगे। लेकिन एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए
कि भारत ने कई मौक़ों पर ऐसी स्थिति स्पष्ट की है इस सरकार के दौरान भी कि भारत निश्चित तौर पर चाहता है कि रक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शोध और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारत का जो संपर्क है वो इजराइल से बढ़े, भारत इजराइल एक दूसरे के साथ सहयोग करें। वहीं ध्यान रखें कि फ़लस्तीन के विषय में भारत की राय में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई है। भारत अभी भी उसी सिद्धांत पर कमोबेश कायम है जो भारत 1950 से उसके बाद से अख्तियार किए हुए है। भारत में भारत जो है वो महमूद अब्बास को जो भारत है वो प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन कहता है। मोदी अब्बास से संयुक्त राष्ट्र सत्र के समय भी मिले और 2015 के पेरिस में जो क्लाइमेट चेंज समिट जो पेरिस में आयोजित हुई थी उसमें भी उन्होंने राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की थी। भारत ने फ़लस्तीन पर अपनी पारंपरिक सोच को भी समय समय पर दोहराया है, भले ही ये प्रधानमंत्रित्व काल हो श्री मोदी जी का, उसके बावजूद भी भारत ने इस बात को समय समय पर दोहराया है। भारत द्विराष्ट्र सिद्धांत या टू नेशन थ्योरी पर यकीन रखता है और एक स्वतंत्र फ़लस्तीन देश के हक में है जिसकी राजधानी ईस्ट जेरूसलम होगी। भारत ने राष्ट्रसंघ में फ़लस्तीनी ध्वज की उपस्थिति के पक्ष में भी अपना मतदान किया था। वो ब्रिक्स के घोषणा पत्रों पर ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर इजरायली गतिविधियों की मुखालफत भी करता रहा है। रामल्ला में सुषमा स्वराज ने कहा था एक बार कि भारत का फ़लस्तीन को समर्थन करने वाला दृष्टिकोण अभी भी ज्यों का त्यों है, यथावत है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ऐसा मोदी सरकार में भी हुआ है कि भारत ने इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत किया है तो फ़लस्तीन के साथ भी भारत स्पष्ट तौर पर भारत साथ रहा है फ़लस्तीन के। भारत ने मध्य पूर्व में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। भारत ने जहां एक और इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत किया है तो दूसरी ओर मध्य पूर्व के अन्य देशों के साथ भी उसके संबंधों में प्रगाढ़ता आई है। इसमें ईरान और जीसीसी या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देश शामिल हैं। मोदी ने कतर के अमीर का स्वागत किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की यात्राएं की और ईरान के हसन रूहानी और अलग अलग नेताओं से अलग अलग समय पर मोदी मिलते रहे। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाया गया जब फर्स्ट एवर अरब इंडिया कोऑपरेशन फोरम की मिनिस्ट्रियल मीटिंग संपन्न हुई थी। भारत ने कतर के साथ एक ऊर्जा समझौता भी किया। यह 20 सालों के लिए है। इसकी लागत $78 बिलियन है। भारत कतर से 2048 तक LNG या लिक्विफाइड नेचुरल गैस खरीदेगा। आपको बताना चाहूँगा कि भारत दुनिया में ऊर्जा की खपत के मामले में तीसरे स्थान पर आता है। भारत ने लक्ष्य रखा है कि वह 2070 तक नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति को हासिल करेगा। इसके लिए भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने कतर के साथ बेहतरीन ताल्लुकात स्थापित किए हैं। भारत और कतर के संबंधों को प्रधानमंत्री मोदी के दौर में काफ़ी महत्ता मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने वहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कई बार दौरा किया है, 7 बार दौरा किया है। जैसे 2015, 2018, 2019, 2022 ये ऐसे इन सालों में भी मोदी के दौरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को हुए हैं। और जब 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए तो 34 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली UAE यात्रा थी। इसके पहले 1981 में इंदिरा गांधी ने इस देश का दौरा किया था। तो आप समझ सकते हैं कितना गैप था बीच में। मोदी जी ने इस गैप को पाटने की भरसक कोशिश की। इसके पहले 2017 के गणतंत्र दिवस समारोह में भी मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान मुख्य अतिथि थे। अल नाह्यान कतर के राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा मोदी 2016, 2019 में देखा जाए तो सऊदी अरब भी गए। 2019 में वो बहरीन की यात्रा पर गए। इसके पहले 2018 में वो ओमान, जॉर्डन और फ़लस्तीन भी गए थे। नरेंद्र मोदी जी को सऊदी अरब, बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया है। तो ये दिखाता है कि न सिर्फ भारत बल्कि मध्य पूर्व के देश भी भारत के साथ संबंधों को पुनर्परिभाषित करते रहे हैं। सऊदी अरब में की अगर बात की जाए तो सऊदी अरब में कुल 7% भारतीय नागरिक रहते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में
35 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। मैं अगर बात करूं तो इन इन पूरे अरब देशों में जो भारतीयों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। 2022 में भारत से सऊदी अरब का जो निर्यात है वो लगभग $11 बिलियन था। 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत में $100 बिलियन के निवेश की घोषणा भी की थी। कुल मिलाकर भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार $44 बिलियन के आसपास रहा है, के आसपास है। भारत और मिस्र के संबंध अगर देखा जाए तो उल्लेखनीय रहे हैं। 2023 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी भारत पधारे थे। मिस्र भारत से सैन्य साजो सामान की खरीदारी का भी इच्छुक रहा है। इसमें तेजस विमान, लड़ाकू विमान, सैन्य हेलीकॉप्टर और आकाश मिसाइल सिस्टम भी शामिल हैं। भारत मिस्र से फर्टिलाइजर्स और गैस खरीदने का भी इच्छुक रहा है। मिस्र ने ब्रिक्स की सदस्यता के प्रति भी अपनी जो रुचि है वो भी दिखाई है। तो अगर देखा जाए तो भारत की इजराइल फिलिस्तीन के विषय में जो नीति रही है उसे हम डी हाइफनेशन कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत एक तरफ जहां फिलिस्तीन को अपना पारंपरिक समर्थन देना जारी रखे हुए है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने हितों के अनुकूल इजराइल के साथ भी बेहतर ताल्लुकात के प्रयास भी करता रहा है। विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि फिलिस्तीन को लेकर दुनिया के दृष्टिकोण में भी एक बदलाव आया है। ये महत्वपूर्ण बात है कि 1950 की दुनिया, दूसरे विश्व युद्ध के बाद की दुनिया और 2024 की दुनिया और 1992 के बाद की दुनिया की अगर हम बात करें तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है, काफ़ी परिवर्तन आया है। इजराइल को विश्व में पहले की तुलना में अधिक स्वीकृति मिलने लगी है, ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसका असर दुनिया के फिलिस्तीन के प्रति दृष्टिकोण पर भी हुआ है। अब वैश्विक राजनीति की प्राथमिकताओं में अन्य मुद्दे आ गए हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन, कोई भी सरकार हो, किसी भी दल का राष्ट्रपति हो, इजराइल के साथ उनके संबंध मधुर रहे हैं। ट्रंप के समय की अगर बात की जाए तो अमेरिका का एक तरफा झुकाव इजराइल की ओर जरूर था। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है तो फिलिस्तीन पर भारत की विदेश नीति स्पष्ट रही है। 1974 में भारत ने यासिर अराफात के नेतृत्व में पीएलओ यानी कि पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिलिस्तीनियों के वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी और यह करने वाला भारत पहला गैर अरब मुल्क था। इंदिरा गांधी के समय तो यासिर अराफात और उनके बीच के जो मधुर संबंध थे, जो दोस्ती थी, उसकी काफ़ी चर्चा होती थी। वर्ष 1988 में भारत ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता भी दी थी। वहीं 1996 में उसने गजा में अपना एक कार्यालय भी खोला। बाद में यह प्रतिनिधि कार्यालय 2003 में रामल्ला स्थानांतरित कर दिया गया। सन 2003 में ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी थी जिसमें इजराइल द्वारा एक विभाजन करने वाली दीवार का विरोध किया गया था। जब 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को का सदस्य बनाए जाने के विषय में मतदान हो रहा था तो भारत ने इसके पक्ष में अपना समर्थन दिया था। बात 2012 की करें तो इस साल संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में फिलिस्तीन को नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट बनाने का भी भारत ने समर्थन किया था। भारत फिलिस्तीनियों की सदा से सहायता करता रहा है। उसने गजा की अल अजहर यूनिवर्सिटी और अल बलाह स्थित पैलेस्टीनियन टेक्नोलॉजिकल कॉलेज में क्रमशः जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी पुस्तकालय खोलने में भी मदद की। साल 2018 में फलस्तीन में राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन से सम्मानित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने फलस्तीन के प्रति अटूट भारतीय प्रतिबद्धता को भी वहां दोहराया था। वहीं इजराइल और अरब देशों के दरमियान भी रिश्तों में तब्दीली आई है। ऐसा नहीं है कि ये भारत और इजराइल के संबंधों में ही परिवर्तन आया है, खुद अरब देशों का भी रुख बदला है इजराइल को लेकर। अगर हमास का इजराइल पर हमला न हुआ होता और इसकी प्रतिक्रिया में इजराइल ने कठोर कार्रवाई ना की होती तो हो सकता है कि सऊदी अरब से भी उसके अब तक के कूटनीतिक संबंध स्थापित हो गए होते। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ हलकों में भी ये आम राय है
कुछ हलकों में, ज़्यादातर तो नहीं है, कि बदले दौर में पाकिस्तान को भी इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात की समीक्षा करनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि तमाम इस्लामिक ममालिक जो है उनकी राय मौजूदा टकराव और जंगी हालात पर बटी हुई भी नज़र आ रही है। जो इजराइल और हमास के बीच जो जंग जारी है मध्यपूर्व में, उसमें जो तमाम मुस्लिम देश हैं, तमाम इस्लामिक देश हैं, उनकी राय में भी एक तरह से बंटवारा नज़र आता है, बटी हुई राय नज़र आती है। ओआईसी भले ही इजरायली कब्ज़े को इसके लिए जिम्मेदार माने, पर यूएई ने साफ तौर पर फ़िलिस्तीनी अतिवादी हमास को इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार माना है। इस संघर्ष के लिए, मौजूदा जो संघर्ष है इजराइल फ़िलिस्तीन के बीच जो जारी है, उसको, हमास को जिम्मेदार यूएई ने माना है। फ़िलहाल हमास ईरान के ज़्यादा करीब है और सऊदी अरब में जो से अगर उसके रिश्तों की बात की जाए तो उसका इतिहास उतार चढ़ाव भरा रहा है। इस दौरान भारत का रुख निहायत ही अपनी ज़रूरतों और अपने आइन के उसूलों के मुताबिक है। इसे दोनों तरफ से भी माना गया है। ऐसे में भारत और इजराइल के ताल्लुकात बदलती दुनिया, तरक्की और इंसानी हक और हुकूक के मुताबिक हैं। तो हमने आज इजराइल और फ़लस्तीन के विषय में जो भारत का रुख रहा है, भारत के जो संबंध रहे हैं इजराइल के साथ, और उसकी पृष्ठभूमि में भारत ने अन्य जो इस्लामिक देश हैं अरब विश्व में, उनके साथ कैसे ताल्लुकात बनाए हैं, कैसे इजाफा हुआ है भारत और इजराइल के संबंधों के साथ साथ, यह भी महत्वपूर्ण है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बदलती दुनिया में हमें फिर से पामस्टन की बात याद आती है, वो जो कहते हैं कि किसी देश का कोई भी स्थायी ना तो शत्रु होता है ना ही मित्र होता है। जो कुछ भी स्थायी होता है वो देखा जाए तो वो राष्ट्रीय हित होता है। तो उनकी बात यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से तय है, सही है। और जो भारत ने डीहाइफनेशन की अप्रोच अख्तियार की है मध्यपूर्व में अपने संबंधों की दशा को तय करने में, उसकी स्वीकार्यता है और भारत को लाभ हो रहा है। भारत के कद में इजाफा हुआ इस क्षेत्र में, भारत की मजबूती स्थापित हुई है। भारत के प्रति वहाँ के सरकारों में ही नहीं चेंज आया है, बल्कि जो आवाम है, वहाँ के जो लोग हैं, उनके नज़रिए में भी तब्दीली आ रही है भारत को लेकर। और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए तो यूएई में जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी 7 बार गए हैं अब तक अपने 10 साल के कार्यकाल में, तो ये दिखाता है कि भारत जो है मध्यपूर्व को काफ़ी तवज्जो देता है, काफ़ी महत्व देता है। और जो डीहाइफनेशन की जो पॉलिसी है भारत के हित में निश्चित रूप से रही है। और इस बात को न सिर्फ यूएई में बल्कि कतर में, सऊदी अरब में, ईरान में महसूस किया जाता है। ईरान के साथ भी भारत के ताल्लुकात बेहतर रहे हैं। तमाम मुश्किलों, तमाम अड़चनों के बाद भी भारत ने ईरान के साथ अपने संबंधों को और मजबूत किया है। तो साथ ही साथ इजराइल के संबंधों के साथ जो संबंध हैं उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। इसको हम डीहाइफनेशन कहेंगे। उम्मीद है आपको ये विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।